वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्की मईशत के हवाले से। इम्तियाज गुल साहब, ये जो IMF से हमारे मामला तय नहीं हो पा रहे हैं, बात नहीं बन पा रही, क्या उसकी एक वजह ये भी है कि इसहाक डार साहब ने आते ही जो IMF को आंखें दिखाई और उन्होंने कहा कि आई नो हाउ टू हैंडल एंड हाउ टू टैकल, और अगर तो IMF से हमारे मामला तय हो जाते हैं तो क्या सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? देखिए, हमारे मामलात IMF के साथ अब हमारी शराइत पे नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पे IMF की शराइत पे तय होने हैं। जो अभी मॉनेटरी पॉलिसी का भी ऐलान हुआ आज, वो भी IMF के तकाज़े के ऐन मुताबिक है और जितने भी शराइत हैं वो सारी IMF की तरफ से हैं। अब अगले प्रोग्राम के लिए उनकी तवक्को ये होगी कि जहाँ जहाँ हम चाहते हैं कि इस्लाहात हों वो ये हुकूमत इस्लाहात करे, लेकिन असल मामला फंसा इसलिए हुआ है कि IMF वाले हर चीज़ तहरीर में चाहते हैं, वो चाहते हैं कि लिखा हुआ हमें मिलना चाहिए। अभी तक हमारी हुकूमत इस मूड में नहीं है और दूसरी तरफ इस हमारे बहसियत मजमूई हमारी सियासी फ़ौजी अशराफिया की साख बर्बाद हो चुकी है। मैं ये कहूँगा इन पे कोई एतबार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये बार बार वादे कर करके हमने 25 साल गुजार दिए। 2008 में भी हमारा जो 9 में भी IMF के साथ प्रोग्राम हुआ था, बज़ाहिर हमने मुकम्मल किया, 2014-15 में भी हमने मुकम्मल किया, लेकिन जो वादे हमने किए थे वो पूरे नहीं किए। लिहाजा इस मरतबा IMF वाले अब डट गए हैं कि हमने इनसे इस्लाहात करवा के छोड़नी है, और ऐसी इस्लाहात जिसका बोझ आम आदमी पे ना जाए बल्कि उन लोगों पे जाए जो कि माहाना जिनकी पेंशनें 5-5, 10-10 लाख रुपए है, जिस मुल्क में मिनिमम वेज यानी कम से कम उजरत 17 साढ़े 17 हज़ार है, वहाँ पे रिटायर्ड जज, जर्नल और ना मालूम कौन कितने माहाना की 5-5 लाख 10-10 लाख पेंशन्स लेते हैं। वो कह रहे हैं कि ये पेंशन्स पे आप, ये तो आमदनी है उनकी इस वक्त अमलन, तो इस पे भी टैक्स लगाए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमारे बड़े लोग, जिसको मिफ्ता इस्माइल साहब 1% रिपब्लिक कहते हैं, वो लोग बाकी 99% लोगों की कॉस्ट पे इस मुल्क में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, अमीर से अमीर तर होते चले जा रहे हैं। बुनियादी नुक्ता बैरूनी ममालिक का, IMF का ये है कि आप आवाम को भी थोड़ा सुख का सांस लेने दें। सही। अच्छा, आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब, ये जो शरह सूद में इजाफा हुआ है, इसका इम्पैक्ट एक तो क्या आएगा और कहाँ कहाँ पर आएगा? देखिए, सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है वो तो है कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ जाएगी। जाहिर है कोई भी इंडस्ट्री अगर वो बैंक गारंटीज और बैंक लोन्स पे चल रही है तो जो उसको काइबर प्लस जो भी फैक्टर होता है, तो ये तो पॉलिसी रेट है, इससे ऊपर होता है शरह सूद, तो 22, 23, 24% पे एक तो उसको प्रॉफिट होगा इतना, तो तभी वो बैंक के लोन वापस कर सकेगा। दूसरा, इसका जो मेजर इम्पैक्ट है वो हमारी अंदरूनी मुल्क अदायगियों पे आएगा, जो कर्ज़ों की अदायगी है। पाकिस्तान की जो अपने कर्जे हैं इंटरनली हुकूमत के, खा वो बैंकों से हैं खा वो लोकल बॉन्ड्स के ज़रिए हैं, तो उसकी जो पेमेंट है वहाँ पे भी ये कर्जा जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगा। तीसरा जो बड़ा इसका इम्पैक्ट आता है वो आपकी जो इंटरनेशनली जो हम लैंडिंग कर रहे होते हैं, एक तो वो हमारी क्रेडिट रेटिंग जो है वो नेगेटिव होने की वजह से वो पहले से मुतासर है। जब आपकी मुल्क के अंदर शरह सूद इतनी बढ़ जाती है तो आपको बाहर जब आप कर्जा लेने जाते हैं या अपने बॉन्ड फ्लोट करते हैं तो वहाँ पे भी ये एक्सपेक्टेशन होती है कि आपका जो शरह सूद होगी, जो आप उनको रिटर्न वापस कर रहे होंगे, वो आम से कदरे ज़्यादा होगा। तो ये आपकी बोरिंग, कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाती है इंटरेस्ट से। लेकिन ये करना इसलिए ज़रूरी है कि अगर इसको यानी दो वजह से किया जाता है। एक तो होता है महंगाई रोकने के लिए, जो मुईशतें क्रेडिट कार्ड पे, हायर परचेज एग्रीमेंट पे, बैंक लोन्स पे चलती हैं, वहाँ पे तो इसकी वजह से महंगाई में कमी आती है, जो पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में इसलिए बढ़ाया जाता है कि लोग डॉलराइजेशन की तरफ ना चले जाए, तो ये रुपए की कदर को इस्तेकाम देने के लिए बढ़ाया जाता है। अब अगर किसी के पैसे बैंक में पड़े हैं तो जाहिर है कि उसको इस पे रिटर्न थोड़ा सा ज़्यादा आएगा, या अगर कोई यहाँ पे बाहर से इन्वेस्टमेंट लाना चाह रहा है तो उसको रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। अदरवाइज तो हर कोई अपनी सेविंग निकाल के डॉलर लेने के चक्कर में लग जाएगा और रुपए की कदर में मजीद कमी आएगी। सही। जुनैरा, इम्पैक्ट कहाँ कहाँ आएगा और क्या आएगा ये तो सुलेरी साहब ने बता ही दिया, और आज की खबरों का फिर हम खुलासा ये समझें कि जो आवाम है उसके लिए मजीद महंगाई का नया तूफान आने वाला है।
डेफिनेटली इन्फ्लेशन देख लें आप 30% से ऊपर जाएगी और 3 अप्रैल को दोबारा मीटिंग होनी है और उसमें ये जो शरह सूद है ये दोबारा बढ़ाई जाएगी. सो अभी तो ये मज़ीद कहाँ तक जाएगा एटलीस्ट मैं प्रिडिक्ट नहीं कर सकती बिकॉज़ मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये हो गई है कि जिसको थोड़ी सी भी सेंस है चीज़ों की, कॉमन सेंस है, उसको इकोनॉमी समझ आने लग गई है. 30 इयर्स से आप IMF के पास जा रहे हैं, कर्ज़े ले रहे हैं और उसी से कर्ज़े उतार रहे हैं और उसी से अय्याशियाँ कर रहे हैं और उससे गरीब का कुछ नहीं बन रहा. IMF को हम विलन बना के पेश करते हैं. IMF के पास हम जाते हैं, वो तो नहीं हमें बुलाते. UK की इकॉनमी और वियतनाम की इकॉनमी मिसाल है, ये भी एक दफ़ा गए हैं IMF प्रोग्राम में, लेकिन एक दफ़ा जाके उस प्रोग्राम की रिकन्स्ट्रक्शन जिस तरीके से करनी थी उसको किया, अपनी इकॉनमी को खड़ा किया और दोबारा नहीं जाना पड़ा. तो ये जो पॉलिटिकल विल होती है टू सर्व योर कंट्री, टू सर्व योर पीपल, अपने लोगों का भला करना, जब वो एब्सेंट हो तो जो मर्जी कर लें. आपको कोई बहुत बड़ा कर्जा भी मिल जाए इस वक्त, सारी दुनिया भी इस वक्त कर्जा दे दे, तब भी आप भूखे ही रहेंगे. सो बेसिकली वो जो कह रहे हैं टैक्स द रिच लोगों के ऊपर टैक्स लगाएं जो टैक्स देने को तैयार नहीं है. जैसे ही उनकी तरफ आप देखते हैं वो माफियाज की तरह सड़कों पे निकल आते हैं, आपको ब्लैकमेल करते हैं. कई दफ़ा हमें नज़र नहीं आ रहे होते लेकिन फिर भी ब्लैकमेल कर रहे होते हैं. तो आपने जब ये इक्विटेबल इकोनॉमी जब तक आप नहीं बनाएंगे और इस तरह से रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे अपने सिस्टम को, जिसमें हर एक को कम अज़ कम कोई खाने पीने को और जो एक इक्विटेबल लेवल ऑफ लिविंग होता है वो मिल रहा हो, तब तक आप इसी तरह सर्कल्स में घूमते रहेंगे. और एवरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट इज डूइंग दैट. 30 इयर्स में कितनी हुकूमतें आई हैं और कितनी गई हैं, लेकिन ये जो अभी 10 महीने में हुआ है, मुझे तो लगता है इन 10 मंथ्स में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज मुल्क में लोगों के साथ हुई है, इसका भी सुओ मोटो होना चाहिए. इसको भी किसी को चैलेंज करना चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आए और किसी भी डायरेक्शन में मुल्क को ले जाए और उसके बाद लोग ये कहना शुरू हो जाएं कि ये डैमेज तो पिछली गवर्नमेंट का था. सो इट हैज़ टू स्टॉप समवेयर. ठीक है मुजम्मिल सहरवर्दी साहब, अगर तो ये मान लिया जाए कि जो डैमेज इकोनॉमी को पहुंचा है इस वक्त ये अभी से नहीं है बल्कि ये गुज़श्ता कई सालों से जो है वो सिचुएशन ख़राब हो रही थी, अगर तो इस बात को मान लिया जाए तो फिर आपके ख्याल में मसला कहाँ पर है? आने वाली हर हुकूमत की नीयत ठीक नहीं थी या आने वाली हर हुकूमत अहल नहीं थी? मेरा ख्याल है हर हुकूमत के हाथ बंधे हुए थे. विल तो सबकी है कि मैं कुछ डिलीवर करूँ, लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि डिलीवर नहीं कर सकते. बहुत बात हुई कि अशराफिया पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता, 1% जो है वो 99% को खा रहा है. इसकी कोई सो मोटिव ले लेना कि पाकिस्तान की अदालतों में अमीरों के टैक्स के मामलात पर कितने स्टे ऑर्डर्स मौजूद हैं, ये सेस के और FBR के टैक्सेस पर कितने स्टे ऑर्डर्स मौजूद हैं. हमने IMF से डील करने के लिए पाकिस्तान की अमीर तरीन कंपनियों पे एक सुपर टैक्स लगाया, उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट से स्टे ले लिया, 10 महीने स्टे चलता रहा. हम इस मुल्क गरीब से टैक्स लें, गरीब तो स्टे नहीं ले सकता, लेकिन अमीर तो फौरन अदालत से जाके स्टे ऑर्डर ले आता है कि अपने स्टे के लिए. अगर ये सो मोटिव हो जाए कि हम टैक्स के मामलात पर स्टे ऑर्डर नहीं देंगे और गरीब की तरह गरीब की बिजली कट जाती है जब तक वो बिल ना दे, अमीर से टैक्स लिया जाए, उसका स्टे बाद में देख लेंगे कि टैक्स जायज़ था या नहीं जायज़ था. अरबों रुपए के, हजारों सैकड़ों अरबों रुपए के टैक्स के मामलात अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं. 12 अरब डॉलर हर हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं. आप शब्बर जैदी से पूछ लें, आप उससे पहले पूछ लें, आप आज पूछ लें, आप जिस पर टैक्स लगाएंगे वो सुबह जाके स्टे ऑर्डर ले आएगा इस मुल्क की अशराफिया. तो कहीं ना कहीं आप देखें रेकॉर्डिंग का मामला अदालत ने खराब किया, अरबों डॉलर के हमें जुर्माना पड़ गया. उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने कहा जाके अदालत से अपना मुआहदा सर्टिफाई करा के लाएं. क्या आपकी अदालतें माली मामलात में स्टे दे देती हैं, खारिज कर देती हैं, तो हम जो आपसे डील कर रहे हैं उसे सुप्रीम कोर्ट से वैलिडेट करा के लाएं. किसी मुल्क में ऐसे भी होता है कि माली मामलात की वैलिडेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट को कह दिया जाए. तो हालात इस कदर खराब हैं कि हर हुकूमत के हाथ बंधे हुए. वैसे बज़ाहिर तो ये लगता है कि कोई एक आई विश के कोई रीबूट का बटन होता जिसको हम प्रेस करते और फिर सारा सिस्टम जो है एक दफ़ा दोबारा से नया हो जाता. आपका पॉइंट आ गया. नाज़रीन छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं. स्टे विद अस.